नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका 3rd चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चलेंगे, अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे अफवाह वेग भी कहा जाता है, अनुगमन वेग भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि अपवन वेग होता क्या है, इसके साथ में हम चर्चा करेंगे अपवन वेग तथा धारा में संबंध। इसके साथ में हम देखेंगे अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण। अपवन वेग क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी धात्विक चालक के अंदर जो परमाणु होते हैं उसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। और जब उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो वो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उस धातु के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देखिए समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में कोई परमाणु है, हम ये जानते हैं कि नाभिक पर धनावेश होता है, नाभिक एक धनावेशित भाग होता है और नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, निश्चित पथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है। देखो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नाभिक है वो धनावेशित भाग होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग होता है। दोनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल काम करता है। तो जो विद्युत आकर्षण बल होता है नाभिक को, यदि हम स्टैटिक पोजीशन में मान लें, वैसे होती नहीं है, तो उस कंडीशन में जो इनके मध्य लगने वाला बल होता है Q1 Q2 बट्टे में R² की फॉर्म में यहाँ पर बल काम करेगा। इस फॉर्म में बल काम करता है। कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला ये होता है। तो एक जो आवेश है वो तो नाभिक है, दूसरा आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये है R, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो जब हम बात करते हैं बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है। जब दूरी ज्यादा होगी तो बल कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, कमजोर विद्युत बल लग रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन पर? जो बाहर वाली कक्षा है, जो अंतिम कक्षा है, उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर? अब इसके ऊपर ये दोनों के बीच में आकर्षण बल कम लग रहा है, तो जब हम इसको ऊर्जा देंगे, देखिए कमरे के ताप पर जो तापमान है उससे इनको उसमें ऊर्जा मिल जाती है, या बाहर से जब इनको हम ऊर्जा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु को छोड़कर अलग निकल जाएगा। हालांकि ये धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता, धातु के पृष्ठ के अंदर ही ये स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ये यदि छोड़कर बाहर निकल गया तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है और वह थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह क्लियर हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही मौजूद रहता है और किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणु से अलग होकर धातु के अंदर ही स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो वेग हम देख रहे हैं, अपवन वेग, अफवाह वेग या अनुगमन वेग, जिसे हम अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ये किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही वेग होता है। कौन से इलेक्ट्रॉन का वेग है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग। क्लियर? अब हम यहां पर बात करते हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर किस तरीके से गति करता है, किस हिसाब से ये गति करता है। तो देखिए मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई धातु का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा है ये। क्लियर?
अब इसके अंदर किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो इस धातु के अंदर किस तरीके से गति करता है। तो देखिए कि ये जैसे परमाणु है, इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, एक जगह नहीं रुकेगा, वो स्वतंत्र रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करता है। अब क्यों करता है, उसमें ऊर्जा मिलेगी। जैसे कमरे के ताप पर इसे क्या मिलेगा, कमरे का ताप, इसका मतलब इसको तापमान मिलेगा, तो ये प्राप्त कर लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा मिलेगी, उसमें ऊर्जा। ये ऊर्जा पाकर क्या होगा, उसमें ऊर्जा जब इसको मिलती है तो वो जो उसमें ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इस मैंने यहां पर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स धातु का है, धातु का टुकड़ा है, एक धात्विक चालक है, धातु का टुकड़ा है। क्लियर। अब इसके अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे क्या हैं इसमें, परमाणु है। बट हमने यहां पर ये दिखाया है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या दिखाया हमने, मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिखाया है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा पाकर क्या होगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी, तो ये उसमें ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है गति करेगा, गतिशील हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगता है, तो यहां पर ये किसी दूसरे परमाणु से टकरा जाता है या किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। देखिए जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी अन्य परमाणुओं से, आयनों से, इलेक्ट्रॉनों से टक्कर होगी। उसके मार्ग में यदि कोई आयन आ गया, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा, बाद में आयन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये बन गया आयन। तो ये आयन से टकरा सकता है। और कुछ ऐसे परमाणु भी हो सकते हैं जिनमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले हो, मतलब जो बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकला हो, तो परमाणु से टकरा सकता है, आयन से टकरा सकता है, इसमें उपस्थित बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ये टक्कर कर सकता है। तो ये वो मैंने जो डॉट दिखाया है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो इधर चल ही रहा है, इसकी गति तो हम समझ ही रहे हैं। ये कोई दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है। जब इससे इसकी टक्कर होगी तो ये टक्कर खाकर इधर आ जाएगा, फिर ये यहां से किसी अन्य परमाणु से टकराएगा, ये ऐसे टक्कर इनकी चलती रहेगी। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी गति में ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से गति करता रहेगा। क्लियर, ऐसे गति करता जाएगा, इस तरीके से गति करेगा, ऐसे इस तरीके से ये यहां से घूमता फिरता इस परमाणु के इस धातु के अंदर टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा। इसकी इस गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन कहा जाता है, अनियमित गति इसे हम कह सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से गति करता है कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस की। मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ या विश्रांति काल क्या होता है, मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्त पथ। तो देखिए मुक्त पथ है क्या। मुक्त पथ का मतलब है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी लगातार दो टक्कर में तय की गई दूरी, लगातार दो टक्करों में तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। जैसे यहां से ये टक्कर हुई, फिर अगली टक्कर यहां से यहां पर हुई, ये टक्कर फिर यहां पर आकर इसकी टक्कर हुई, तो इस टक्कर से इस टक्कर के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को ही हम मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहा जाता है, मुक्त पथ कहा जाता है। क्लियर। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी धातु के अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं उनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, या आयनों से टक्कर करता है, या अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर कर सकता है। अब वो किससे टक्कर करता है उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। केवल आप लोगों को मुक्त पथ क्या होता है कि लगातार दो टक्कर के मध्य तय की गई दूरी, कि ये टक्कर फिर ये टक्कर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम मुक्त पथ कहते हैं।
ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये भी मुक्त पथ है, ये भी मुक्त पथ है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं लगातार दो दो टक्कर के मध्य की, उसे हम मुक्त पथ कहेंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा? मुक्त पथ कहा जाता है। क्लियर? देखिए मुक्त पथ को हम लैम्डा से पुट करते हैं। मुक्त पथ को किससे लिखा जाता है? लैम्डा से लिखा जाता है। क्लियर? तो मुक्त पथ एक बार फिर से सुन लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की लगातार या क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा बार से पुट करेंगे। मुक्त पथों का औसत, कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो मुक्त पथ, जैसे मान लीजिए कि इस टक्कर के अंदर मुक्त पथ है लैम्डा 1, दूसरी टक्कर के अंदर लैम्डा 2, इसी तरीके से तीसरी टक्कर में लैम्डा 3, इसी तरीके से जो एनवी टक्कर है उसमें लैम्डा एन। देन जो माध्य मुक्त पथ है वो क्या हो जाएगा? सभी मुक्त पथों का आप जोड़ कर दीजिए। औसत, माध्य का मतलब क्या है? औसत ले रहे हैं, तो मुक्त पथों को आप जोड़ कर लीजिए और कितने मुक्त पथ है? एन, तो एन का भाग लगा दीजिए। तो ये है माध्य मुक्त पथ। मुक्त पथों का जो औसत होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहा जाता है, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दोस्तों ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। विश्रांति काल कह देते हैं, श्रांति काल कह देते हैं, विश्रांति काल, इसे हम टो से प्रदर्शित करेंगे। ये एक तरीके का समय होता है। और कौन सा समय है? कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की लगातार दो टक्करों के मध्य लगा समय। एक बार फिर से सुन लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की लगातार दो टक्करों के मध्य लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल कहलाता है। देखिए दोस्तों कि जैसे ये टक्कर हुई, फिर यहां से पर टक्कर हुई, तो इस टक्कर से इस टक्कर तक जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। देखिए टक्कर जब होती है फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टक्कर होती है उसमें कितना समय लगता है, उस समय अंतराल को ही हम विश्रांति काल कहते हैं, विश्रांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आगे यूज में आएगा। इतनी चीजें क्लियर हो जाने के पश्चात हमने अभी तक अपवन वेग को परिभाषित नहीं किया है। अपवन वेग को भी हम यहां पर परिभाषित कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अपवन वेग क्या है कि अब हम इस धातु के टुकड़े पर, इस धातु के चालक पर विभवांतर अप्लाई करेंगे। विभवांतर लगाने का मतलब है आपने उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। विद्युत क्षेत्र लगा दिया किसी चालक के सिरों पर, इसका मतलब आपने विभवांतर लगा दिया है। और जब आप किसी चालक के ऊपर विभवांतर लगा देते हैं तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र के अधीन जो आवेशित कण है वो बल का अनुभव करेंगे और बल का जब अनुभव होता है तो वो गति करेंगे। यहाँ पर जो चालक है उसके अंदर आवेशित कण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत बल के अधीन गति करते हैं और उनका जो वेग होता है उसी को ही हम अपवन वेग कहते हैं। देखिए अभी तो मैंने थ्योरेटिकल बताया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोगों को यहाँ पर कि देखिए क्या है। यही है वो धातु का टुकड़ा, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, सेम वही धातु का टुकड़ा है। अब हमने केवल इतना ही बदलाव किया है कि इसके ऊपर हमने लगा दिया विद्युत क्षेत्र। इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? विद्युत क्षेत्र। ये जो दो लाइनें मैंने खींची, इसके ऊपर एक के ऊपर धनावेश दिखाया, दूसरी पर ऋणावेश दिखाया, इट मीन्स ये एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। ये धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट विद्युत क्षेत्र को बता रही है। ये धातु का टुकड़ा ये तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा था तब मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति हमने दिखाई, और जब हम इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तब मुक्त इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गति करता है वो देखिए। कि जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि ये हमारे पास में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित पार्टिकल है,
तो इस ऋणावेशित पार्टिकल ये टेढ़ी मेढ़ी गति तो वैसे ही करता है, जब आप विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तब ये पदार्थ में, धातु में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, अनियमित गति करता है, जिसे हम ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन कहते हैं। बट जब विद्युत क्षेत्र लग जाएगा तो ये ऋणावेशित प्लेट इसको प्रतिकर्षित करेगी। हम जानते हैं कि जो ऋणावेश है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण से बल लगता है, और ऋणावेशित प्लेट उसको प्रतिकर्षित और धनावेशित प्लेट उसको आकर्षित करती है। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो देखो यहां से जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर इधर, जबकि इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में गति करता है। तो देखिए ये जब इधर गति करेगा तो यहां पर किसी दूसरे परमाणु से ये टक्कर कर जाएगा, टक्कर करने के पश्चात ये फिर इधर, लेकिन हर बार इसमें क्या होता है, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं एक्चुअल स्थिति भी बताऊंगा। ये टक्कर करने के बाद में इधर आ गया, इस तरीके से ये टक्कर करेगा, फिर इधर टक्कर करेगा, इधर करेगा, इस तरीके से ये टक्कर करता इधर, इस तरीके से ये टक्कर चलती रहेगी। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर करते करते एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ये एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है और एक नियत वेग से गति करता है। तो इस नियत वेग को हम अपवन वेग कहते हैं, अफवा वेग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर जो दिखाई है सिचुएशन, ये थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो परवलयाकार होता है। लगातार दो टक्कर के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार पथ होगा। देखिए जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में इधर इस तरीके से जा रहा होता है, ये यहां से इधर जाता है, बट इस बल के अधीन ये अपना पथ इस तरीके से परवलयाकार करके, मैंने यहां पर इसका पथ सीधा दिखा दिया, यहां से यहां तक सीधा दिखा दिया, बट एक्चुअल में ये ऐसे आता है परवलयाकार। ये इधर भी क्या है, ये इस तरीके से चलेगा, ये जा तो इधर रहा था बट इस बल के अधीन ये इस तरीके से इधर आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो परवलयाकार पथ पर चलता हुआ अन्य परमाणुओं से, अन्य आयनों से, अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता हुआ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, जिसे हम उस गति को, उस वेग को अपवन वेग कहते हैं। अपवन वेग की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब किसी धात्विक चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, नियत वेग से गति करते हैं, और उससे निश्चित और नियत वेग को हम अपवन वेग कहते हैं, अफवा वेग कहा जाता है। तो ये यहां पर चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए कि जो अपवन वेग होता है वो बहुत कम होता है, माध्य मुक्त पथ है वो भी बहुत कम होता है। माध्य मुक्त पथ 10 की घात -8 से 10 की घात -9 मीटर की कोटि का हो सकता है। जो विश्रांति काल है वो भी काफी कम होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे परमाणु का हम आकार की बात करें 10 की घात -10 मीटर, और ये जो मुक्त पथ है वो 10 की घात -9 मीटर की कोटि का होता है। तो मतलब लगातार टक्करें होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में टक्कर होती रहती है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अपवन वेग क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए कि जब किसी धात्विक चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब किसी धात्विक चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, एक निश्चित वेग से गति करता है, और उससे निश्चित वेग को ही हम अपवन वेग कहते हैं, जिसे अफवा वेग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसे VD से पुट करते हैं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है, इसको शॉर्ट में किससे लिखेंगे? VD से इसे पुट करेंगे। तो दोस्तों ये थी अपवन वेग की डेफिनेशन। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे अपवन वेग और धारा के मध्य संबंध क्या होता है, अपवन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले अपवन वेग और धारा में संबंध। अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करेंगे। अपवन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध।
विद्युत धारा में संबंध। देखिए इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई चालक है। ये हमारे पास में क्या है? कोई चालक है। इस चालक की लंबाई L है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम A कंसीडर कर लेते हैं और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, विद्युत वाहक बल स्रोत से इसे जोड़ रखा है। क्लियर? देखिए जो चीज़ें मैंने बोली है वो आप समझ लीजिए कि इस बैटरी के द्वारा धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक में उपस्थित ये हमारे पास में क्या है? धात्विक चालक है। धात्विक चालक। इस धात्विक चालक की जो लंबाई है वो हमने कंसिडर कर ली है L के इक्वल। ये L के इक्वल ली है हमने। इसके साथ में इस धात्विक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हमारे पास में है कैपिटल A। कैपिटल A के इक्वल है, कैपिटल A के तुल्य है। अब देखिए हम कुछ चीजें यहां पर और कंसिडर करके चलेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व वो स्मॉल n से पुट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन घनत्व को देखिए मैं यहां पर परिभाषित कर देता हूं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो धनावेशित सिरे से आकर्षित होकर इधर गति करेंगे। इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन घनत्व को। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है प्रति, जैसे हम केवल घनत्व की बात करें तो वो जो घनत्व है वो होता है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में आयतन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में आयतन। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n बराबर हम पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बट्टे में आएगा हमारे पास में आयतन, बट्टे में आयतन। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पूरे आयतन के अंदर, यदि मैं यहां पर आयतन है वो हमारे पास में इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से गुणा कर दें तो देखिए इसका आयतन, लंबाई ये है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक का ये है, तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो A इंटू L इसका आयतन आ जाएगा, A इंटू L इसका आयतन आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मिल रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं? N इंटू A इंटू L, N A L पुट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, N इधर पड़ा ही था, A इंटू L इधर और आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आ गया N A L। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ चुकी, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम आवेश, इस चालक के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा देख लेते हैं। आवेश कितना होगा? तो आवेश के क्वांटीकरण से हमने देखा था आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो इसमें उपस्थित, इस आयतन में उपस्थित जो आवेश है वो कितना होगा? चालक में उपस्थित आवेश, चालक में आवेश, तो चालक में जो आवेश होगा वो क्या होगा? Q बराबर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू में E, इंटू में E। ये जो E है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहां पर। तो देखिए Q बराबर हमारे पास में क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो तो है NaL। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने NaL से लिखी है,
ये ई से और गुणा कर दिए तो क्यू आ जाएगा। तो NaLe ये हमारे पास में आ गया है आवेश। देखो इन चीजों को क्लियर कर लेना है कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे में आयतन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन हमारे पास में चालक का क्या हो जाएगा, A × L। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को आप इसके आयतन से गुणा कर दीजिए तो NaL। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो आवेश क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण का वैसे फॉर्मूला इस टाइप से होता है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा हमने, Q बराबर Ne। ये जो n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वहां पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बट यहां पर हमने क्या कर दिया, इस n को पहले ही यूज में ले लिया। इस n जो सिंबल है इसको हमने पहले ही यूज में ले लिया, इसलिए हम इसको n से अब नहीं लिख रहे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से नहीं लिख रहे, क्योंकि n तो हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए यूज में ले लिया। फॉर्मूला वही है, Q बराबर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि n तो हम इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए लिख रहे हैं। यदि मैं यहां पर n लिख देता तो बाद में तो ये तो मिक्सअप हो जाएगा, सारा मामला ही खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर इस n के स्थान पर, ये अलग है, ये फॉर्मूला अलग है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। यहां पर ये जो फॉर्मूला है ना इसमें ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर है, और ये जो n है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे ध्यान रखो, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू में E। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू में E, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हो गई NaL और E उसका आवेश, तो Q बराबर आ गया NaLe। क्लियर। अब देखो तो यहां तक यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं चालक से प्रवाहित धारा। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। देखिए धारा का जो फॉर्मूला है वो होता है आवेश बट्टे में समय, आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा कहलाती है। तो आवेश प्रवाह की दर Q बट्टे में T से हम धारा को पुट कर देंगे। Q यहां पर कितना है NaLe। अब देखो L यहां से इस चालक की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक चालक की लंबाई L। समय का यदि हम भाग लगा दें तो दूरी बट्टे में समय, ये आ जाएगी चाल, और इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है उसको हम Vd से पुट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो चाल है उसको हम किससे लिख रहे हैं, L/T, जिसको हम Vd से पुट कर रहे हैं, जिसे अपवन वेग कहा जा रहा है। अपवन वेग हम कह रहे हैं, अपवन वेग कहलाता है। तो L/T बराबर क्या आ गया, Vd हम पुट कर देंगे तो इसमें Vd पुट कर दो, तो I बराबर आ गया हमारे पास में NaeVd, ये आ चुका है। तो ये दोस्तों संबंध आ चुका है विद्युत धारा और अपवन वेग में। अपवन वेग Vd बराबर हम क्या पुट कर देंगे, I/Ane। Vd बराबर क्या आ गया, I/Ane। इस रिलेशन को आप दिमाग में फिट बिठा लीजिए, ये आगे यूज में आएगा, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। Vd बराबर I/Ane। देखिए कि यहां से एक रिजल्ट यहां पर निकलता है कि जैसे मान लीजिए कि चालक की जो चौड़ाई है वो यदि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, यहां पर इतनी चौड़ाई है, फिर इससे चालक की चौड़ाई हो गई कम, तो क्या अपवन वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये चालक है, इसकी चौड़ाई यहां पर तो इतनी है, फिर आगे चलते इसकी चौड़ाई कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटेगा तो अपवन वेग बढ़ जाएगा। तो जितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है अपवन वेग बढ़ जाता है। यहां पर आप देख लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, चार्ज नियत, तो देखो यहां से बहने वाली धारा तो नियत रहती है, जितनी धारा इसमें से बहेगी उतनी इसमें से बहेगी, सेम ही धारा बहनी है। धारा यदि सेम है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हैं, तो देखो A1 इंटू VD1 बराबर होगा A2 VD2, ये रिलेशन आ जाएगा।
तो A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और अपवन वेग का मान क्या रहता है, नियत। जब VD बढ़ता है तो ये घट जाएगा, ये मतलब आप अनुप्रस्थ काट को लेकर समझो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट रहा है तो VD बढ़ जाएगा, यदि ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा। तो यहां पर अपवन वेग होता है कम, यहां पर अपवन वेग होता है ज्यादा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये रिलेशन था इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग तथा विद्युत धारा में। अब हमें यहां पर एक रिलेशन और देखने वाले हैं, अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अब यहां पर हम देख लेते हैं अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अभी हमने देख लिया अपवन वेग और विद्युत धारा में, अब हम देखेंगे अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध। देखिए क्या है टॉपिक, अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवन वेग को हम Vd से लिख रहे हैं, वह विभवांतर में संबंध, विभवांतर जिसे हम कैपिटल V से लिखेंगे, में संबंध, दोनों में क्या रिलेशन होता है। क्लियर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चालक लेंगे, वही चालक हमने ले लिया, इस चालक की जो लंबाई है वो हम ले लेते हैं L। चालक की लंबाई कितनी ले ली हमने, L लंबाई का चालक ले लिया। क्लियर। ये हमने L लंबाई का चालक ले लिया है। इसके सिरों पर हमने ये V वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो इस सिरे प्लस और माइनस, इन दोनों सिरों के मध्य का जो विभवांतर है, विभवांतर वो है V। विभवांतर कितना है, V है। क्लियर। इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इस विद्युत क्षेत्र या विभवांतर के कारण से धन सिरे की ओर गति करते हैं, ऐसे ये गति करेंगे। क्लियर। देखिए इस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कैपिटल V है, चालक की लंबाई L है और इलेक्ट्रॉन है वो अपवन वेग से गति कर रहे हैं। तो हम यहां पर अपवन वेग और इस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के मध्य हम संबंध स्थापित करेंगे। हम यहां पर यह भी देख लेंगे कि इस चालक के सिरों पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैपिटल E है। चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E। तो मैं कुछ चीजें यहां पर पुट कर देता हूं। जो E है वो है चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों पर ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। यहां पर जो कैपिटल V है वो है चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। अब हम इस चालक के अंदर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग की बात करते हैं। अपवन वेग को हम Vd से पुट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम m लेकर चलेंगे। उस कंडीशन में देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत विद्युत बल, विद्युत बल F इक्वल टू Q इंटू E होता है, Q इंटू E होता है। Q यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि माइनस E के बराबर होता है, तो माइनस E इंटू कैपिटल E। देखिए F का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू E होता है। इसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर अप्लाई किया। यहां पर Q है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस E के बराबर। E है चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए की फॉर्म में भी बल को लिखा जा सकता है। तो देखो ये दोनों जो बल हैं वो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही बल हैं वो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करते हैं, तो दोनों बल इक्वल होंगे। दोनों को मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल पुट कर देता हूं। समीकरण 1 बराबर 2 से,
समीकरण 1 और 2 को यदि मैं इक्वल पुट कर दूं तो यहां से देखिए क्या आएगा, एम ए इक्वल टू माइनस में ई इंटू कैपिटल ई, ई इंटू कैपिटल ई। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए बराबर देखिए ई इंटू कैपिटल ई बट्टे में एम। देखिए इन राशियों को एकदम क्लियर कर लीजिए। ये जो ई है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है वो इस चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र, और एम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एम क्या है, जहां एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर। अब देखिए हम गति का प्रथम समीकरण अप्लाई करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण हमें क्या कहता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। हम इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर लिख रहे हैं तो v के स्थान पर तो आ जाएगा vd, v के स्थान पर तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, vd। v के स्थान पर तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग vd। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में उसका जो अपवन वेग होता है वो जीरो होता है, मतलब जो उसका औसत वेग होता है वो कितना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर चालक में उसी स्थान पर आ जाता है, उसका माध्य मुक्त पथ जीरो होता है, तत्पश्चात उसका जो वेग होता है वो जीरो होता है, प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जीरो। फिर प्लस में ए का मान हमने अभी निकाला, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ए का मान है माइनस में कैपिटल स्मॉल ई कैपिटल ई बट्टे में एम, और ए टी यहां पर है समय, और यहां पर हमें लगातार दो टक्कर के मध्य लगने वाला जो समय है उसको हम टोसें, या यहां पर जो विश्रांति काल है वो औसत विश्रांति काल भी ले सकते हैं। औसत विश्रांति काल मतलब कुल टक्करों के मध्य लगा समय, तो उसको हम विश्रांति काल कह देंगे, विश्रांति कालों का औसत। तो यहां पर हम टोसे इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है अपवन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ई टो अपवन में एम, ये है विद्युत क्षेत्र और इधर है अपवन वेग। तो ये रिलेशन आ चुका है विद्युत क्षेत्र तथा अपवन वेग में संबंध, Vd और E के मध्य क्या रिलेशन होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में हमने एक रिलेशन देखा था कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध या विभव प्रवणता में संबंध, हमने उस रिलेशन को दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया है। देखिए क्या रिलेशन था, ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा E बराबर माइनस dv अपॉन में dr, E बराबर dv अपॉन में dr। अब देखो ये तो है विभवांतर, dv तो क्या है विभवांतर, और ये है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, और ये है विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर विभवांतर v बराबर, देखिए ये माइनस का साइन भी विभवांतर को, ये तो विभव प्रवणता में कमी को बता रहा है, तो ये नेगेटिव साइन है वो जो विभवांतर है उसमें कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभव में कमी को बता रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं v से, ये v बराबर आ जाएगा E विद्युत क्षेत्र इंटू dr, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य का विभवांतर तो है कैपिटल V, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो है L। डिस्टेंस कितनी है L, तो V बराबर आ गया E इंटू L। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। E इक्वल टू हम क्या लिख देंगे यहां से, E इक्वल टू लिख देंगे V बट्टे में L, V बट्टे में L। तो Vd बराबर क्या आ गया, माइनस में E टो बट्टे में M इंटू L, और इस या देखिए रिलेशन आ गया है Vd, रिलेशन को देख लीजिए, Vd बराबर माइनस में E टो अपॉन में M इंटू L इंटू कैपिटल V। ये तो है अपवन वेग, तो अपवन वेग बराबर है माइनस में E
टो एम एल इंटू कैपिटल वी। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टो है विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर और कैपिटल वी है विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो ये रिलेशन होता है अपवन वेग तथा विभवांतर के मध्य। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि अपवन वेग क्या होता है, अपवन वेग को हमने परिभाषित किया, साथ में अपवन वेग का विभवांतर और विद्युत धारा के साथ में संबंध भी देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।